हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज है 12 अगस्त और आज के इस वीडियो में हम 12 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम रिविजन कर लेते हैं। नेपाल के जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं, ये फिर से केपी शर्मा ओली बन गए हैं। इन्होंने स्थान लिया है शेर बहादुर देवबा का, क्योंकि ये बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए थे। अगला है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करने वाले भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर ये नरेंद्र मोदी बने हैं। हाल ही में जो वंदना कटारिया है, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के दौरान हैट्रिक लेने वाली आप कह सकते हैं, यानी कि एक ही मैच में 3 गोल दागने वाली ये पहली खिलाड़ी बनी, हॉकी से रिलेटेड है। इन्हें उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। किस अदालत ने कहा है कि राज्य का जो राज्यपाल है ये मौत की सज़ा के मामलों सहित कैदियों को क्षमा कर सकते हैं? ऐसा फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया गया है। मैंने आप लोगों को बताया भी है कि राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति का उल्लेख आर्टिकल 161 में, जबकि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का उल्लेख आर्टिकल 72 के अंतर्गत किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला 2.0 योजना की शुरुआत कहाँ से की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश से की गई है, उत्तर प्रदेश के महोबा से। इसके तहत एलपीजी के गैस कनेक्शन ये मुफ्त में बांटे जाते हैं। तो देखिए, इसका जो दूसरा चरण है महोबा से शुरू किया गया है, जबकि इसका जो पहला एडिशन था ये भी उत्तर प्रदेश से शुरू किया गया था, लेकिन ये बलिया से शुरू किया गया था। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। लासा गोंगर हवाई अड्डा जो कि हाल ही में चर्चे में था, किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है चाइना में। मतलब कि जो तिब्बत वाला इलाका आप कह सकते हैं, यहाँ इस नवनिर्मित टर्मिनल का निर्माण किया गया है और अब इसे चालू भी कर लिया गया है। तो आप कह सकते हैं कि हिमालयी क्षेत्र में यदि देखा जाए तो जो चाइना है ये परिवहन स्ट्रक्चर में मजबूती लाने के लिए इसने ऐसा कदम उठाया है, जिसके कारण जो पैसेंजर है यानी कि यात्री और इसके अलावा कार्गो परिवहन को इस एरिया में बढ़ावा मिल सकेगा। साथ ही ये जो पूरी परियोजना है इसके तहत 603 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से ये पूरा कंप्लीट हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन में मतलब कि यहाँ एक टर्म लिखा हुआ है लहासा, यानी कि ये जो टर्मिनल बना है ये बना है लहासा में। लहासा जो कि तिब्बत की राजधानी है और ये अभी चर्चे में रही थी। चर्चे में क्यों थी? तो आप मैप में देख पा रहे हैं ये है लहासा। लहासा से यदि आप पूर्व की तरफ जाएंगे, मतलब कि इंडिया के मैप में कुछ यहाँ स्थित है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से लगभग 100 किलोमीटर की सीमा, उत्तरी सीमा में आप कह सकते हैं, एक शहर स्थित है जिसका नाम है निंगशी शहर। इन दोनों को ही जोड़ने के लिए यानी कि लहासा और निंगशी शहर को जोड़ने के लिए हाल ही में चाइना के द्वारा इलेक्ट्रिक बुलेट ट्रेन ये भी लॉन्च कर दी गई है। ये हाल ही की न्यूज़ है जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था। मतलब आप देख पा रहे हैं कि इस समय जो चाइना है ये भारत से सटे हुए क्षेत्रों पर यानी कि इनके डेवलपमेंट पर ज़्यादा ही जोर दे रहा है। इलेक्ट्रिक बुलेट ट्रेन हमने डिस्कस की ही थी। फिर जम्मू कश्मीर वाले एरिया में सी पैक कॉरिडोर, जिससे कि जो चाइना है ये पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से जुड़ सकेगा। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये तो आप लोगों को मालूम ही है। तो भारत से सटे इलाकों में आप कह सकते हैं ये अपने पैर पसार रहा है। और अब हम चाइना से रिलेटेड केवल 2 ही इंपॉर्टेंट करंट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि चर्चे में रहे हैं। देखिए चाइना का जो जिनजियांग प्रांत है ये किसके कारण चर्चे में था? उइघर मुस्लिम के कारण। मतलब कि इस प्रांत में चाइना के द्वारा उइघर मुस्लिम को प्रताड़ित किया जाता है और इसी पर रिपोर्ट बना करके हाल ही में भारतीय मूल की जो मेघा राजगोपालन है, जो कि एक पत्रकार हैं, इन्होंने रिपोर्ट भी प्रस्तुत की थी, जिसके कारण इन्हें पुलित्जर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। वायरस की यदि हम बात करें तो मंकी बी वायरस, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया ही था। और चाइना का एक और शहर है जियांगसू शहर, यह भी हाल ही में बर्ड फ्लू के कारण इंसानों की पहली मौत यानी कि इंसानों में बर्ड फ्लू होने का पहला मामला यहीं दर्ज किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस यूटी ने भारतीय नागरिकों के लिए इनर लाइन परमिट को खत्म कर दिया है? तो ये भी हाल ही में खत्म किया गया है लद्दाख के द्वारा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये इनर लाइन परमिट ये होती क्या है। तो देखिए पहले मैं आप लोगों को बता दूं, फिलहाल ये जो इनर लाइन परमिट है भारतीय राज्य में 4 जगह लागू है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। मतलब कि इन क्षेत्रों में घूमने के लिए परमिशन की ज़रूरत पहले होती है, बाद में यहाँ घूमा जा सकता है। कुछ क्षेत्र है लद्दाख के आसपास के, जैसे कि नुब्रा घाटी हो गए, और बॉर्डर एरिया के जो कुछ स्थान हैं जहाँ विदेशी पर्यटकों के लिए रहने की सीमा, यानी कि जब विदेशी पर्यटक यहाँ घूमने जाते थे तब उन्हें केवल 7 दिन स्टे रहने की परमिशन मिलती थी।
तो इनके ठहरने की सीमा जो कि 7 दिन थी, इसे बढ़ा करके अब 15 दिन कर दिया गया है। साथ ही लद्दाख से अब इनर लाइन परमिट ये समाप्त कर दिया गया है। मतलब कि भारतीय लोग यहाँ घूम सकेंगे, साथ ही विदेशों से भी यदि यहाँ कोई घूमने आता है तो उन्हें भी यहाँ छूट दी जा रही है, यानी कि बेरोक-टोक यहाँ ये घूम सकेंगे। साथ ही यहाँ जो सैलानी होंगे जो कि यहाँ घूमने के लिए आएंगे, इन्हें भी किसी तरह के सरकारी दस्तावेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसा फैसला किया गया है ताकि यहाँ जो टूरिज़्म है इसे बढ़ावा मिल सके, लोग यहाँ घूमने फिरने आ सकें, ईजिली आ सकें, इसलिए ऐसा फैसला किया गया है। लद्दाख के बारे में यदि हम बात करें तो इसके उपराज्यपाल ये हैं RK माथुर, यानी कि राधा कृष्ण माथुर। इसे लद्दाख में लगभग 750 करोड़ की लागत से सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी ये स्थापित की जानी है। भारत का पहला 100% वैक्सीनेशन, यानी कि जिसने कि अपनी पूरी आबादी का 100% टीकाकरण कर लिया है, ऐसा पहला यूटी हाल ही में लद्दाख बन गया है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किस वर्ष को शांति और विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो देखिए, यूनाइटेड नेशन के द्वारा हर साल को किसी न किसी रूप में चिन्हित किया जाता है। तो अभी जो करंट ईयर चल रहा है, यानी कि 2021 को यूनाइटेड नेशन के द्वारा शांति और विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, साथ ही फलों और सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। जो WHO है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा जो बीता हुआ साल था, यानी कि 2020 को इंटरनेशनल डे ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ्स, ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ्स, इस रूप में चिन्हित किया गया था। फिलहाल यहाँ हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन की। तो इसकी जो स्थापना है ये की गई थी 24 अक्टूबर 1945 में, और इसलिए हम 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे के रूप में मनाते हैं। इसके कुल 6 हिस्से हैं, जिसका एक हिस्सा हमने कल डिस्कस किया था, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। और इसके हेडक्वार्टर की यदि हम बात करें तो ये स्थित है न्यूयॉर्क में। प्रेजेंट टाइम में इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं ये कौन है? तो ये हैं एंटोनियो गुटेरेस। मेंबर कंट्रीज़ की यदि हम बात करें तो ये है 193, और इसका जो 193rd मेंबर कंट्री है ये है दक्षिणी सूडान, यानी कि साउथ सूडान। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला सोशल मीडिया एप्लीकेशन ये कौन बन गया है? तो ये भी हाल ही में बन गया है टिकटॉक, जिसे दुनिया में सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया गया है। और ये जो एप्लीकेशन है किस देश से रिलेटेड है? तो ये चाइनीज़ एप्लीकेशन है। ये फेसबुक को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला सोशल मीडिया ऐप बन गया है। कितना भी इसका विरोध किया गया है, लेकिन लोगों के द्वारा सबसे ज़्यादा इसे ही डाउनलोड किया गया है। देखिए, टॉप 5 एप्लीकेशन के बारे में आप लोगों को बताती हूँ जिन्हें कि दुनिया में सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया गया। पहले स्थान पर तो टिकटॉक ही है, चाइना से रिलेटेड है। दूसरा है फेसबुक, और तीसरे स्थान पर रहा है इसमें व्हाट्सअप। चौथे स्थान पर इंस्टाग्राम, और 5वें स्थान पर रहा है फेसबुक मैसेंजर। तो देखिए, टिकटॉक के बारे में हमने डिस्कस कर ही लिया। व्हाट्सअप, फेसबुक और इंस्टाग्राम, ये तीनों ही अब किसके अधिकार में आप कह सकते हैं? मार्क ज़करबर्ग के। फेसबुक की स्थापना इन्होंने 2004 में की। इसके बाद इन्होंने इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप को भी खरीद लिया है, आप लोगों को मालूम ही है। अगला क्वेश्चन है, किस पश्चिमी अफ्रीकी देश में मारबर्ग रोग के पहले मामले की पुष्टि की गई है? तो हाल ही में जो पश्चिमी अफ्रीकी कंट्री है जिसका नाम है गिनी, यहाँ भी हाल ही में मारबर्ग रोग की पुष्टि की गई है। यहाँ आप लोगों को चमगादड़ दिख रहा होगा, ये इसी से रिलेटेड है, आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी भी। तो सबसे पहले आप इसकी लोकेशन देख लीजिए। ये है अफ्रीका महाद्वीप, जिसे कि कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, ये तीनों ही गुजरती हैं। पश्चिमी अफ्रीका की हम बात कर रहे हैं, ये है ईस्ट यानी कि पूर्व, ये है वेस्ट यानी कि पश्चिम। तो यहाँ का एक देश है जिसका नाम है गिनी, यहाँ इस बीमारी की पुष्टि की गई है। और ये चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि ऐसा पहली बार है कि पश्चिमी अफ्रीका में इस तरह की बीमारी की पहचान की गई है, क्योंकि ऐसी बीमारी अफ्रीका में तो पहले भी आई थी। मतलब कि ये जो मारबर्ग का प्रकोप है, लगभग 12 बार इसका प्रकोप देखा गया है, लेकिन ये ज़्यादातर पूर्वी अफ्रीका और दक्षिणी अफ्रीका में देखने को मिला था। अभी तक पश्चिमी अफ्रीका में ऐसा कोई मामला नहीं था, लेकिन अब ये जो मामला है, यानी कि ये जो बीमारी है, ये पश्चिमी अफ्रीका में भी पैर पसार रही है। इसके बारे में यदि हम बात करें तो आप कह सकते हैं कि ये लगभग इबोला की तरह ही वायरस है। मतलब कि अभी मैंने आप लोगों को चमगादड़ की फ़ोटो दिखाई थी, इबोला का जो प्रकोप था, ये आप कह सकते हैं कि ये जो वायरस है ये चमगादड़ से ही फैला था। और इन दोनों में ही कॉमन चीज़ की यदि हम बात करें तो ये जो दोनों ही वायरस हैं ये फिलोवेरिडे या फाइलोवायरस परिवार से आते हैं, जिसकी वजह से रक्त स्रावी बुखार हो जाता है। और इस वायरस से संक्रमित होने पर जो मृत्यु दर है ये 88% है। मतलब आप कह सकते हैं कि यदि 100 लोगों को ये बीमारी लग गई, जिसमें कि 88 लोगों का मरना ये तय है। मतलब इतनी खतरनाक बीमारी है।
यदि हम बात करें कि इस बीमारी का नाम किस स्थान पर रखा गया है, मतलब कि किस बेस पर रखा गया है, जर्मनी का एक शहर है मारबर्ग, जहां पहली बार इस बीमारी की पहचान की गई थी। कब की गई थी? 1967 में। इसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। और यदि इस वायरस के प्रकोप की हम बात करें तो ये फैलता कैसे है? यदि कोई व्यक्ति से संक्रमित हो गया है तो उस संक्रमित व्यक्ति का जो ब्लड है किसी दूसरे व्यक्ति में यदि पहुंचता है तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये फैल सकता है, इसका प्रसार हो सकता है। तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हाल ही के दिनों में भारत ही नहीं पूरी दुनिया ही वायरस के कारण जिस तरह की महामारी सामने आई है, आर्थिक स्थिति ये तो खराब होती ही है, साथ ही जनधन की हानि ये भारी मात्रा में देखने को मिली है। कोरोना के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था, मंकी बी वायरस निकल करके सामने आया, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, इबोला वायरस, ये सभी आप सुनते आ रहे हैं। मतलब कि आप कह सकते हैं कि अब जो मौतें हो रही हैं ये वायरस या इस तरह की महामारी के कारण ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। अगला क्वेश्चन है, आउट ऑफ पॉकेट ट्रीटमेंट योजना किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये अभी हाल ही में लॉन्च की गई है मेघालय के द्वारा। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, आउट ऑफ पॉकेट ट्रीटमेंट, यानी कि पॉकेट के बाहर, मतलब कि इंसान की जेब से इसमें एक भी पैसा नहीं लगेगा, पूरी तरह से मुफ्त इलाज करवाएगी मेघालय गवर्नमेंट। किसका मुफ्त इलाज? कोविड-19 के पेशेंट का। तो मेघालय की यदि हम बात करें तो इसकी राजधानी ये है शिलोंग। इसी शिलोंग में इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। यहाँ के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा, राज्यपाल है सत्यपाल मलिक। कुछ करंट के क्वेश्चन है, जैसे कि जल नीति लागू करने वाला ये भारत का पहला राज्य है। हाल ही में जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, इन्होंने चेरापूंजी में ग्रीनरी को या वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन सोहरा प्लांटेशन ड्राइव की भी शुरुआत की थी। पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है मेघालय, जहाँ की 3 पहाड़ियों के नाम मैंने आप लोगों को याद करवाए थे, गारो, खासी और जयंतिया। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा। और इसके तहत होगा क्या? तो जैसे कि लिखा ही हुआ है ई नगर, यानी कि गुजरात से रिलेटेड, गुजरात में जो नगर हैं इनसे रिलेटेड सभी जानकारियाँ यहाँ के लोगों को घर बैठे बैठे एक एप्लीकेशन या पोर्टल के माध्यम से मिल सकेगी। और कोई भी शिकायत की बात यदि होती है, जैसे कि आग लगने की बात हो गई या किसी भी तरह की इमरजेंसी आ जाती है, जल निकासी की शिकायतें हो गई, इस तरह की शिकायतें ये भी इस पोर्टल के माध्यम से दर्ज कराई जा सकेंगी। और इसे ही लॉन्च किया गया है गुजरात के द्वारा। तो देखिए, गुजरात का बेसिक आप जानते ही हैं, मुख्यमंत्री, राज्यपाल वगैरह। कुछ करंट के क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि गुजरात का एक शहर है जिसका नाम है केवड़िया। यह भी हाल ही में भारत का पहला ई व्हीकल सिटी बना है। अहमदाबाद, जो कि साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में स्थापित किया गया है। साथ ही इसी अहमदाबाद में एशिया का सबसे बड़ा हार्ट हॉस्पिटल ये भी स्थापित किया गया है। सूरत, जो कि ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है, स्मार्ट सिटीज़ की जो लिस्ट जारी की गई थी इसमें 2 शहरों को स्थान दिया गया था, एक तो सूरत है, दूसरा है मध्य प्रदेश का इंदौर। पांचों आप ये याद रखेंगे कि हाल ही में यूनेस्को के द्वारा भारत के 2 स्थलों को हेरिटेज का दर्जा दिया गया है। 39वां स्थल ये तो बना था तेलंगाना का रामप्पा टेम्पल, और 40वां बना था गुजरात का ही धौलावीरा। अगला क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने भारत की आज़ादी के कितने साल पूरे होने की उपलब्धि के मौके पर आज़ादी अमृत महोत्सव इस समारोह का आयोजन करेगा या इसकी शुरुआत करेगी? तो आप जानते ही हैं 15 अगस्त जो भी आने वाला है, इसमें भारत अपनी आज़ादी की 75वीं सालगिरह ये मनाने जा रहा है, जिसके मौके पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव ये मनाया जाना है। इसके तहत होगा क्या? तो ये जो BRO है ये इसी 15 अगस्त के दिन भारत के सबसे ऊंचे 15 दर्रों यानी कि हाईएस्ट 75 पासेस ऑफ इंडिया यहाँ राष्ट्रीय ध्वज फहराएगी। साथ ही देश भर में कल्याणकारी और देशभक्ति से संबंधित जो भी कार्यक्रम है ये आयोजित किए जाएंगे। 75 चिकित्सा शिविर लगाए जाएंगे और 75 स्थानों पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। तो 75 आप कह सकते हैं कि 75वीं वर्षगांठ है, इसलिए 75 नंबर स्पेशल बन जाता है। तो अभी यदि हम बात करें BRO की यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की, इसकी जो स्थापना है ये की गई थी 1960 में। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो इसी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित मोटर रोड यानी कि वाहन चलने योग्य सड़क का निर्माण किया गया था लद्दाख में। उमलिंगला, यही नाम था शायद, हाँ, उमलिंगला दर्रे के पास। ऊंचाई की यदि हम बात करें तो ये थी 19,300 फुट। अगला क्वेश्चन है,
लंदन में राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 181 देशों में, मतलब कि ये जो रैंकिंग है वैश्विक युवा विकास सूचकांक की, इसमें भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसमें भारत को मिला है 122वां स्थान। किस मामले में? वैश्विक युवा विकास सूचकांक में। कहने का मतलब है कि ये जो इंडेक्स है ये बताता है कि भारत के जो युवा हैं, यानी कि जो यूथ है, ये किस स्थान पर हैं। किस मामले में? शिक्षा के मामले में, हेल्थ के मामले में। क्या उन्हें प्रॉपर रोजगार मिल पा रहा है? क्या उन्हें प्रॉपर समानता मिल पा रही है? और क्या उन्हें राजनीतिक भागीदारी में मौका मिल पा रहा है? मतलब कि ये जो रैंकिंग है ये बताती है कि पूरी दुनिया में, मतलब कि हर देश में युवाओं का कौन सा स्थान है। तो टोटल 27 पैरामीटर के आधार पर ये रैंकिंग रिलीज़ की जाती है दुनिया भर के 15 से 29 वर्ष के आयु के लगभग 1.8 बिलियन लोगों की स्थिति जानने के लिए ये रैंकिंग रिलीज़ की गई, जिसमें कि चिंता का विषय है कि भारत 181 देशों में 122 स्थान पर रहा है। इसमें टॉप पर है सिंगापुर। मतलब कि सिंगापुर के जो यूथ हैं ये बेहतर पोजीशन में है, इन्हें सारी सुविधाएं या जितने भी अधिकार हैं जो कि मिलने चाहिए ये प्रॉपर तरीके से मिल पा रहे हैं। इसके बाद स्लोवेनिया, नॉर्वे, माल्टा और डेनमार्क का स्थान आता है। और ऐसा नहीं कि भारत ने इसमें सुधार नहीं किया है, डेफिनेटली भारत सुधारकर्ता देश में शामिल है। भारत हो गया, अफगानिस्तान हो गया, रशिया, इथियोपिया, ये सभी देश हैं जो कि अपने यूथ के लिए काम कर रहे हैं और युवा विकास सूचकांक में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी स्थिति में सुधार देखने को मिल रहा है। यहाँ रैंकिंग की बात की जा रही है तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि भूख सूचकांक में भारत 94 स्थान पर रहा है। इसमें टॉप पर रहा था बेलारूस। हाल ही में जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज़ किया गया, देखिए करंट की रैंकिंग है, 90 स्थान पर भारत है, टॉप पर जापान है। और अभी हाल ही में साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स रिलीज़ किया गया था जिसमें 10वें स्थान पर भारत है और इसमें टॉप पर अमेरिका है। अगला क्वेश्चन है ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, हाल ही के दिनों में चर्चे में रहा था। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल 2021 के तहत कितने अपीलीय ट्रिब्यूनल को समाप्त किया गया है या समाप्त किए जाएंगे? तो टोटल 9 अपीलीय ट्रिब्यूनल ये समाप्त किए जाएंगे। और देखिए अभी हाल ही में लोकसभा राज्यसभा में काफ़ी विवादित बिल रहा है ये, जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये ट्रिब्यूनल ये होते क्या हैं। तो देखिए कानून द्वारा स्थापित आप कह सकते हैं कि एक न्यायिक और अर्धन्यायिक संस्थान होते हैं जो कि कुछ खास विषयों के मामलों के निपटान के लिए इन्हें बनाया जाता है। और आमतौर पर ये जो ट्रिब्यूनल होते हैं यहाँ जल्दी सुनवाई होती है और इसके फैसले जल्द ही आ जाते हैं, इसलिए इसका महत्व भी बढ़ जाता है। क्योंकि यदि देखा जाए तो भारत में या भारत की सबसे बड़ी चुनौती आप कह सकते हैं क्या है? लंबित मामले जो केसेस होते हैं कोर्ट में काफ़ी समय से पेंडिंग होते हैं और इनका रिजल्ट तब आता है जब उस व्यक्ति की मौत हो चुकी होती है जिसका वो केस चल रहा था। एक रिपोर्ट कहती है कि 58 लाख से अधिक मामले या अधिक केसेस ये भी न्यायालयों में पेंडिंग है। तो आप कह सकते हैं कि अदालतों के इसी बोझ को कम करने के लिए इस ट्रिब्यूनल का गठन किया गया था। लेकिन अब जो ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल 2021 लाया गया है इसके तहत टोटल 9 ट्रिब्यूनलों को भंग किया जा रहा है। कौन कौन से हैं? सिनेमेटोग्राफ, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, सीमा शुल्क, विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, जीआई टैक्स से रिलेटेड, राजमार्ग नियंत्रण, पौधों, किस्मों और किसानों के अधिकार संरक्षण अधिनियम और पेटेंट अधिनियम। इन सभी 9 ट्रिब्यूनल को ख़त्म किया जा रहा है। अब सवाल ये बनता है कि ये ट्रिब्यूनल समाप्त किए जाएंगे तो अपील कहाँ किया जाएगा? अब ये समाप्त होंगे तो अभी तक इसमें जो केसेस चल रहे थे या जो भी मामले यहाँ सुनवाई के लिए रखे गए थे ये कहाँ जाएंगे? तो या तो इसे कमर्शियल कोर्ट या फिर इसे जो हाई कोर्ट है यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो अभी ये जो ट्रिब्यूनल बिल है यानी कि ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल 3 अगस्त को लोकसभा में पारित हुआ, 9 अगस्त को राज्यसभा में पारित हुआ और अब प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर करने के बाद ये कानून बन जाएगा। क्योंकि आप जानते ही हैं दोनों सदनों से पास होने के बाद जो भी बिल है जब उस पर प्रेसिडेंट साइन कर देते हैं तब ये कानून बन जाता है। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था इसका राइट आंसर क्या था? लद्दाख। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है काकोरी कांड का नाम बदला गया है, किस राज्य ने बदला है? इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।